प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया का ये 7वां लेक्चर वीडियो है और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम इसमें तीसरी जो चरण है प्रक्रिया का उसके से प्रारंभ करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रारंभ के 2 चरणों के बारे में बात कर ली है। समस्या या विषय का चुनाव और दूसरा है संबंधित साहित्य का अध्ययन। इसके बाद आता है इकाइयों का निर्धारण। इकाइयाँ या यूनिट्स क्या होती है? देखिए, आप सामान्यतया बोलचाल की भाषा में इकाइयों का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो उसे या तो किलो में खरीदते हैं या लीटर में खरीदते हैं या मीटर में खरीदते हैं। ये सभी क्या है? ये मापने की इकाइयाँ हैं। ये यूनिट्स हैं जिनमें आप वस्तु को, पदार्थ को मापते हैं। लेकिन जो इकाइयाँ हम यहाँ काम में ले रहे हैं शब्द, उसका थोड़ा सा मतलब दूसरा है। इसे हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे एक माचिस की जो डिब्बी है उसमें बहुत सारी तीलियां हैं और इन सभी तीलियों को अगर हम अलग अलग कर दें और ये मान लें कि प्रत्येक तीली क्या है? एक इकाई है। और जब उन सभी तीलियों को एक साथ कर दें तो हम कहेंगे कि ये तो पूरी माचिस हो गई। यानी कि जब हम पूरी जनसंख्या को, पूरी संरचना को छोटी छोटी टुकड़ों में बांट दें तो हम कहते हैं कि हमने उसको इकाइयों में विभाजित कर दिया। बोलचाल की भाषा में आप ये कह सकते हैं, जैसे नगर पालिका चुनाव होने वाले हैं तो आपको पता होगा कि हमारे जो वार्ड्स हैं वो अपने आप में एक तरह से इकाइयों के रूप में काम करेंगे और प्रत्येक वार्ड से एक एक प्रतिनिधि चुना जाएगा और उसके बाद उन प्रतिनिधियों के माध्यम से आगे फिर नगर पालिका अध्यक्ष आदि का चुनाव होगा। तो इकाइयां वास्तव में क्या है? जनसंख्या का विभाजन करने का एक तरीका। लक्ष्मणगढ़ पूरी जनसंख्या मान लीजिए 50,000 लोग हैं, उनमें उस पूरी जनसंख्या को हमने क्या किया? छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे बांट दिया, वार्ड्स में हमने उसको बांट दिया। तो 40 वार्ड हो गए या 35 वार्ड हो गए। अब ये 35 या 40 वार्ड क्या है? ये इकाइयां हैं। ठीक है, तो इन इकाइयों को आपको समझना है। अब आपको अध्ययन करना है। अभी जैसे अपन ने सोचा था एक कि हमें लक्ष्मणगढ़ में गरीबी का अध्ययन करना है कि साहब निर्धनता क्यों है, क्या कारण है। अब लक्ष्मणगढ़ में हमने माना कि साहब 35 वार्ड है, 35 वार्ड में 50,000 की आबादी रहती है, तो हमने प्रत्येक वार्ड को एक इकाई मान लिया। हम मान सकते हैं कि हम प्रत्येक वार्ड को एक इकाई मानते हुए अध्ययन करेंगे और प्रत्येक इकाई में से थोड़ा थोड़ा अध्ययन, प्रत्येक वार्ड में से थोड़ा थोड़ा अध्ययन हम करेंगे। ये इकाइयां कुछ भी हो सकती है, मतलब व्यक्ति भी हो सकती है, एक व्यक्ति भी हो सकता है। मान लीजिए कि आप कोई ऐसा अध्ययन कर रहे हैं जैसे आप महाविद्यालय में विद्यार्थियों की समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं कि उनको क्या क्या समस्या होती है। तो अभी आपके ऊपर है कि आप किसी कक्षा को एक इकाई माने या एक विद्यार्थी को एक इकाई माने। जो भी आप इकाई मानेंगे उसके आधार पे आपका आगे का अध्ययन होता चला जाएगा। इकाई का निर्माण किस प्रकार किया जाता है और क्या इसके नियम होते हैं? मूल रूप से अगर हम बात करें तो इकाई का निर्धारण इसलिए किया जाता है कि अध्ययन जो है वो व्यवस्थित हो सके। व्यवस्थित अध्ययन होने का तात्पर्य यह है कि जो तथ्य आप एकत्रित करने वाले हैं उनकी प्रकृति लगभग एक जैसी हो सके। मतलब आपने जनसंख्या का जो सर्वे होता है वो देखा होगा, गांव में जब जनगणना होती है तो वहाँ प्रत्येक घर में एक आदमी, सरकारी आदमी, कोई टीचर तो कोई ग्राम सेवक या पटवारी एक रजिस्टर बड़ा सा लेकर आता आपके घरों में, है ना, और उस घरों में आपसे भी पूछता है तरह तरह की चीजें और उस रजिस्टर में लिख लेता है। तो आपने कभी देखा कि जनसंख्या रजिस्टर में इकाई क्या है? वहाँ इकाई है आपका परिवार, कि किस परिवार में कितने सदस्य हैं, उस परिवार की आय कितनी है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं,
क्या सुविधाएं नहीं है, तो वहां आप देखते हो इकाई क्या है, परिवार है। कई बार परिवार इकाई हो सकती है, कई बार एक पूरा मोहल्ला वार्ड एक इकाई के रूप में हो सकता है, कई बार एक गांव इकाई के रूप में हो सकता है, कई बार एक नगर इकाई के रूप में चुना जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपने किस विषय का चुनाव किया है और आपके अध्ययन की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है, और आप कितना सूक्ष्म या कितना व्यापक अध्ययन करना चाहते हैं। तो इकाई का निर्धारण तीसरी प्रक्रिया है, तीसरा चरण है इस प्रक्रिया में। जब आप इकाइयां तय कर लेते हैं, जैसे आपने अध्ययन करना है निर्धनता का, आपने इकाइयां चुन ली, साहब एक वार्ड को हम एक इकाई चुनेंगे और उस वार्ड में हम अध्ययन करेंगे। हो सकता है आप ये भी कह सकते हैं कि हमने तो केवल एक वार्ड का ही अध्ययन करना है, पूरे लक्ष्मणगढ़ का नहीं करना, तो आप उसमें फिर परिवार को इकाई मान सकते हैं। तो इकाइयों का निर्धारण एक महत्वपूर्ण चरण है, और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण चरण आता है प्राकल्पना का निर्माण, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बगैर सामाजिक अनुसंधान करना एक मुश्किल भरा काम है। ऐसा तो नहीं है कि प्रत्येक सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना बनाई ही जाती हो, क्योंकि कुछ ऐसे भी सामाजिक अनुसंधान हो सकते हैं जिनमें प्राकल्पना की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अधिकांश सामाजिक अनुसंधान की जो संरचना है वो इस प्रकार की होती है कि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसी प्राकल्पनाओं को निर्मित करना ही पड़ता है जो बाद में उनको मार्ग प्रदर्शित करती है, उनका रास्ता क्लियर करती है, उन्हें बताती है अनुसंधानकर्ता को कि उन्हें क्या खोजना है। अब ये प्राकल्पना क्या है, इसे यूं समझिए कि ये कल्पना है। प्राकल्पना यानी कि पहले की गई कल्पना, ऐसा अनुमान जो आप लगाते हैं। जैसे अगर आप बैठे हैं और मैं आपसे किसी प्रकार का प्रश्न पूछूं कि उस वार्ड में तो गरीबी बहुत है, तुमको क्या लगता है क्या कारण होगा, तो आप उत्तर दो कि शायद वहाँ के लोग निकम्मे हैं, काम नहीं करते। आप ये भी कह सकते हो ना कि शायद वहाँ एजुकेशन बहुत कम है, इसलिए वो इस लायक ही नहीं है कि उन्हें कोई ढंग का काम मिले। आप ये भी कह सकते हो कि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो कोई उद्योग धंधा लगा सकें, है ना। आप कह सकते हो कि उनका स्वास्थ्य इतना खराब रहता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाते, है ना। तो आप किसी भी समस्या के उपायों के रूप में कि क्या कारण हो सकते हैं, आप बहुत सारे अनुमान प्रकट कर सकते हैं। लेकिन कौन सा अनुमान ठीक है ये हमें नहीं पता। हो सकता है कि सारे अनुमान ठीक हो सकता है कोई भी अनुमान हमारा ठीक ना बैठे। लेकिन ये अनुमान हमें एक बड़ी सहायता करते हैं, ये हमें इस लायक बनाते हैं कि हमें पता चल जाता है कि अब हमें खोजना क्या है, अब हमें क्या करना है। जो अनुमान हमने लगाए हैं हमें देखना है कि क्या वो अनुमान सही है या वो अनुमान सही नहीं है। अब देखने का क्या तरीका होगा वो तो तय है कि आपको वहां जाकर उन लोगों से मिलना होगा जिनका आप अध्ययन कर रहे हैं, और बाद में जांचना होगा कि क्या कारण है, ये क्यों गरीब है, क्या हमारा ये अनुमान ठीक है या दूसरा वाला ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि सभी अनुमान ठीक और हो सकता है कोई भी ठीक ना हो सकता है आपको वहां पे बिल्कुल एक नई सूचना मिले जो आपने कभी सोची ही ना हो कि ये भी कोई कारण हो सकता है ना। आपको जैसे मान लीजिए कि निर्धनता के कारण आपने 5 अनुमान लगाए और वहां जाके आपको पता चलता है कि इन 500 में से कोई सा नहीं है, कोई नया ही कारण है जिसके बारे में आप कभी सोच ही नहीं सकते थे कि इस तरह का भी कोई कारण हो सकता है। उदाहरण के लिए को किसी वार्ड में गरीबी इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ नशाखोरी बहुत ज़्यादा है, और लोग मेहनत तो करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन उनका ज़्यादातर धन जो है वो नशे में ही निकल जाता है, या कुरीतियाँ बहुत जाता है, मृत्यु भोज है, ऐसी कोई दूसरी कुरीति है जिसके कारण उनका जो कमाई का बड़ा हिस्सा है वो जाया हो जाता है, बेकार चला जाता है। तो हो सकता है आपने कुछ अनुमान लगाए, उनमें से कुछ बैठे कुछ नहीं बैठे। तो ये अनुमान जो है उन्हीं को प्राकल्पना कहते हैं, और इन अनुमानों की जांच का जो कार्य है वो आपको आगे करना पड़ता है। अब चूंकि आपने जो अनुमान लगा लिए
उनकी आपको जांच करनी है, तो ये आपको निर्धारित कर देते हैं कि आपको अब क्या करना। आपने तय कर लिया कि साहब मैं ये सोचता हूँ, ये कारण हो सकता है, तो फिर बस जाओ और ढूंढो कि क्या जो आपने सोचा है वो ठीक है या ठीक नहीं है। इस लेक्चर के लिए इतना ही। आगे का लेक्चर थोड़ी देर बाद।